बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 27 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल मीडिया का फोकस आपको मालूम है कि मशरिक़ वस्ता की जानिब है, इसलिए ये जो जंग है ये इग्नोर नज़र आ रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि हर आए दिन के साथ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की एक रेड लाइन को नेटो ममालिक क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब तो विकीपीडिया ने भी पुतिन की रेड लाइन्स की एक फहरिस्त जो है वो बना ली है। और अभी तक इस फहरिस्त में मैं आपको बता दूं कि 24 पुतिन की रेड लाइन्स हैं, जिनमें से 4 ऐसी हैं जिनको नेटो ममालिक ने अभी तक क्रॉस नहीं किया। लेकिन जिस तरह के ऐलानात हैं नेटो ममालिक के, आपके साथ शेयर करूंगा, तो लगता यह है कि आने वाले दिनों में ये बाकी रह जाने वाली 4 रेड लाइन्स को भी जो नेटो ममालिक हैं वो क्रॉस कर लेंगे। अब पुतिन भी काफ़ी ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहे हैं जहां तक ताल्लुक है नेटो ममालिक के फैसलों का, ऐलानात का। यूक्रेन के सदर आपको मालूम है कि आजकल न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से किस तरह के ऐलानात सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए पुतिन ने एक वार्निंग तो जारी नहीं की इस मर्तबा, बल्कि ये एक फैसला है और ये फैसला भी बहुत खतरनाक है। क्या नेटो ममालिक इस फैसले पर डिफेंसिव नजर आ रहे हैं या फिर उसी तरह के ऐलानात नेटो ममालिक की जानिब से किए जा रहे हैं? डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैं आपको बता दूं, ये है रिकवरी कॉन्फ्रेंस। यूक्रेन को लेकर इन्होंने एक रिकवरी कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं आपको बता दूं कि G7 कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, एक्सक्लूडिंग जर्मनी, फ्रांस और जापान नहीं थे, बाकी जो G7 कंट्रीज के लीडर्स हैं उन्होंने किस तरह की बातें की हैं ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I'm determined to ensure that Ukraine has what it needs to prevail in its fight for survival. Tomorrow, I will announce a series of actions to accelerate support for Ukraine's military. The G7 partners in Puglia announced the $50 billion loan to Ukraine, and I'm pleased to confirm that Europe will be providing up to 35 billion euros. This loan will be repaid by the windfall profits of the immobilized Russian assets. So long as Putin continues this aggression, we will support Ukraine to defend its land and its people. That is why the UK has committed to provide £3 billion in military aid every year for as long as it is needed. We will continue to work to implement the agreement on the use of interest from frozen Russian assets in Europe as a collateral for a $50 billion loan. Security and military assistance, Canada is determined to continue to work with Ukraine and partners to provide you with all the support you need to achieve victory against Russian aggression. गुफ्तगू आपने सुनी G7 ममालिक के लीडर्स की, जिन्होंने यूक्रेन के लिए ना सिर्फ असलहे, गोले बारूद के ऐलानात किए, बल्कि ये भी कहा कि जो रशिया के असासे हैं जो इन्होंने फ्रीज कर रखे थे, फिर इन्होंने उन असासों पर कब्जा कर लिया और वो 280 बिलियन से ज्यादा वो रशिया के असासे हैं, जिनमें से 50 बिलियन ये निकालकर यूक्रेन की रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लगाने वाले हैं। और रशिया ने, मैं आपको बता दूं कि जब इनकी जानिब से ये अनाउंस किया गया था, जो यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं उर्सुला वॉन डर लियन, उन्होंने ये अनाउंस किया था और उन्हीं का आइडिया था। तो पुतिन की जानिब से बड़ी मोटी तगड़ी वार्निंग सामने आई थी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। अब ये ऐसा करने वाले हैं, आपने इनके मुंह से सुन लिया। तो व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान किया। अब इस मर्तबा ये कोई वार्निंग नहीं है, बल्कि ये फैसला है जो पुतिन की जानिब से सामने आया, क्योंकि वार्निंग्स को तो आपको मालूम है कि नेटो ममालिक अब बिल्कुल संजीदा नहीं ले रहे। वार्निंग्स की तो फहरिस्तें बना ली हैं विकीपीडिया ने, ये देख ले, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें मैं आपको बता दूं 24 ऐसी रेड लाइन्स हैं जो इस जंग के दौरान रशिया की जानिब से ड्रॉ की गई थी और इन 24 में से 20 को ये नेटो कंट्रीज क्रॉस कर चुके हैं। 4 जो रेड लाइन्स हैं, जैसे नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा यूक्रेन, इस तरह की कोई जो रेड लाइन्स हैं वो बाकी बचती हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आपको मालूम है कि जिस तरह से ये पुतिन को लाइट ले रहे हैं, तो आने वाले दिनों में तमाम जो रेड लाइन्स हैं वो पुतिन की क्रॉस भी की जा सकती हैं। इस वजह से पुतिन ने जो इंपॉर्टेंट ऐलान किया है, पहले ये ऐलान सुनिए, उसके बाद बात करेंगे कि क्या इस ऐलान को नेटो ममालिक की जानिब से सीरियस लिया जा रहा है, संजीदा लिया जा रहा है या नहीं। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Any aggression from any non-nuclear state, but with the participation or with the support of a nuclear state, there is a suggestion to consider this kind of aggression as their joint aggression against the Russian Federation. We also clearly stipulate and describe the use of nuclear arms. We will consider this possibility after we received proven information
about the taking off of the means of that could carry the nuclear weapons, which is cruise missiles, unmanned aerial vehicles, hypersonic and other aerial vehicles. And we reserve the right to use nuclear arms in case of the aggression against Russia and Belarus as a member state of the Union state. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक खबर सामने आ गई थी कि रशिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स कब इस्तेमाल करेगा कोई मुल्क, हर मुल्क की जो भी न्यूक्लियर कंट्री है, इंक्लूडिंग योर कंट्री, इंक्लूडिंग इंडिया, उनका एक ये डॉक्ट्राइन है कि कोई मुल्क न्यूक्लियर हथियार कब इस्तेमाल कर सकता है। और ज़्यादातर का यही है कि जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस करेगा कोई मुल्क या फिर उस पर कोई जोहरी हमला करेगा तो जवाब में वो मुल्क भी अपना जोहरी हथियार इस्तेमाल कर देगा। लेकिन रशिया के सदर ने यहाँ ये डॉक्ट्राइन तब्दील करते हुए ये कहा कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर कंट्री भी रशिया के ऊपर जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं वो इस्तेमाल करेगा जबकि कोई न्यूक्लियर कंट्री उसकी मदद कर रहा हो, तो इस सूरत में भी रशिया अपने जोहरी हथियार इस्तेमाल कर देगा। इन अदर वर्ड्स पुतिन ने ये कहा कि जो नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और यूक्रेन डीप इनसाइड रशिया हमले कर रहा है, तो इस सूरत में हम कभी भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत संजीदा फैसला है जो रशिया की जानिब से सामने आया, और इतनी सारी रेड लाइन्स ड्रॉ करने के बाद पुतिन ने ये रेड लाइन ड्रॉ नहीं की बल्कि फैसला सुनाया। तो क्या नेटो ममालिक इस फैसले को संजीदा ले रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। नेटो के चीफ येंस स्टोल्टनबर्ग ने एक इंटरव्यू के दौरान बैठकर कहा था कि जोहरी हथियार रशिया नहीं चला सकता, क्योंकि रशिया को मालूम है कि आगे भी नेटो का अलायंस है, अगर रशिया जोहरी हथियार चलाएगा तो रशिया भी बाकी नहीं बचेगा। तो ये जो कंट्रीज हैं जो नेटो ममालिक हैं, अमेरिका हैं, इनके कान पर जूं भी नहीं रेंगी, रशिया की रेड लाइन से तो बिल्कुल भी नहीं रेंगी थी, अब इस रशिया के फैसले से भी इनके ऐलानात पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कमला हैरिस से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की, जो बाइडन से भी मुलाकात की, और जो बाइडन ने मुलाकात के दौरान यूक्रेन के लिए $2 बिलियन से ज्यादा असलहे गोले बारूद की मजीद मदद इमदाद का ऐलान किया, और उसी तरह की बातें की कि फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे, जब तक तुम नेटो की छतरी तले नहीं आ जाते तब तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कमला हैरिस से भी मुलाकात की, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं अमेरिका की। उन्होंने किस तरह की इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है, ये खुला चैलेंज है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को। ये सुनिए, उसके बाद बात करें। I've been proud to stand with Ukraine. I will continue to stand with Ukraine, and I will work to ensure Ukraine prevails in this war. To be safe, secure, and prosperous, the United States must continue to fulfill our long-standing role of global leadership. We must stand with our allies and our partners. We must defend our democratic values and stand up to aggressors. And we must stand for international order, rules, and norms. Each one of these principles is at stake in Ukraine. And that is why Ukraine's fight matters to the people of America. गुफ्तगू आपने सुनी कमला हैरिस, जो कि ना सिर्फ अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं बल्कि सदारती उम्मीदवार भी हैं, और इनका पलड़ा भी मैं आपको बता दूं कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा भारी है। और कमला हैरिस ने बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करते हुए उसी तरह की बातें की कि एग्रेसर को तो हमने पनिश करना है, यूक्रेन का साथ देना है, तब तक देना है जब तक एग्रेसर का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो जाता। अब ये सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करना चाह रहे हैं, यानी कि इस तरफ से ये मोटा तगड़ा असलहा गोला बारूद हर रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, और उस जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी जेब में लिए घूम रहे हैं विक्ट्री प्लान। और ये विक्ट्री प्लान मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर ने तैयार किया, तो जाहिर है कि इन्हीं के वारे का विक्ट्री प्लान है कि रशिया फौजें भी निकाल ले, इलाके भी वापस दे दे, क्राइमिया भी वापस दे दे, मुझे सिक्योरिटी गारंटीज भी मिल जाएं, और रशिया के एसेट से मेरे मुल्क की रिकंस्ट्रक्शन का काम भी हो जाए। यानी कि ये जो विक्ट्री प्लान है इसको ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, यहां से इतने मोटे मोटे ऐलानात करके रशिया को प्रेशराइज करके ये इस विक्ट्री प्लान पर लाना चाहते हैं पूरी दुनिया को। अब यूक्रेन के सदर, मैं आपको बता दूं कि जो बाइडन से और कमला हैरिस से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप से भी यूक्रेन के सदर मुलाकात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर की UNGA से खिताब के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सख्त बातें की हैं इस अदाकार के लिए, और ये भी कहा कि ये बहुत अच्छा सेल्समैन है, जब भी आता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे मुल्क से लेकर चला जाता है। उसी तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत, उन्होंने ये भी कहा
کہ یہ کسی طور جنگ کو بند نہیں کرنا چاہتا, اس کا بات چیت کا کوئی موڈ نہیں ہے. جو وکٹری پلان یہ جیب میں لیے گھوم رہا ہے اس طرح سے جنگیں بند نہیں ہوتی, بلکہ میرے پاس جو پلان ہے وہ ہوتا ہے پلان کہ کسی جنگ کو بند کرنے کے لیے میرا پلان امپلیمنٹ ہوگا اگر میں امریکہ کا صدر بن گیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پلان ہے اس پر نہ صرف یوکرین کے صدر کو اعتراض ہے بلکہ یورپین کنٹریز کو, نیٹو ممالک کو, اور کملا ہیرس نے کس طرح کی گفتگو کی ہے یہ چھوٹا سا کلپ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. Nothing about the end of this war can be decided without Ukraine. However, in candor, I share with you, Mr. President, there are some in my country who would instead force Ukraine to give up large parts of its sovereign territory, who would demand that Ukraine accept neutrality and would require Ukraine to forego security relationships with other nations. These proposals are the same of those of Putin. And let us be clear, they are not proposals for peace. Instead, they are proposals for surrender. گفتگو آپ نے سنی کملا ہیرس کی, جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر یہ کہا کہ اس طرح کے پلانز لے کر جو بھی لیڈرز گھوم رہے ہیں تو یہ پلانز سرنڈر کے مترادف ہیں, پوتن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہیں, اور ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے, نہ یوکرین کو ایسا کرنے دیں گے. یعنی کہ ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, فیصلہ جو ہے وہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ہی ہوگا, اور رشیا بھی زور لگا رہا ہے اور جو بڑا صہیونی ہے وہ بھی زور لگا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی طرح اقتدار میں آ جائے. ان دونوں کا فائدہ ہوگا, نیتن یاہو کا بھی فائدہ ہوگا اور ولادیمیر پوتن کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. فلسطینیوں کا بہت نقصان ہوگا, ایران کا بہت نقصان ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ رات ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میرے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں میں ایران ملوث ہے. حالانکہ صاف ثبوت ایسے ہیں کہ یوکرین ملوث ہے دونوں اسیسینیشن اٹیمپٹس کے اندر, لیکن ان کی جو صہیونی سے محبت ہے, جو بڑے صہیونی سے محبت ہے, اس کے لیے یہ چھوٹے صہیونی کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ گلے لگا سکتا ہے, جسے اپنے اسیسینیشن اٹیمپٹس کے اندر ایران نظر آ رہا ہے. حالانکہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اندر کہ صاف ثبوت ہیں کہ یوکرین ڈونلڈ ٹرمپ کو مروانا چاہتا ہے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں نہ آئے, کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آ گیا تو نہ یوکرین رہے گا اور نہ یہ نیٹو کا الائنس رہے گا. تو امریکہ کے انتخابات سے قبل جس طرح کی حرکتیں نیٹو ممالک کی جانب سے کی جا رہی ہیں اور جس طرح کے اعلانات ولادیمیر پوتن کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں, تو کیا پوتن ان اعلانات کو, ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کر دے گا اگر یوکرین کی جانب سے کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی, یا پھر امریکہ کے صدارتی انتخابات تک جو ہے وہ دونوں جنگوں کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا. آج نیتن یاہو کا میں آپ کو بتا دوں کہ خطاب آج رات کو ہے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے ریسکیجول کیا گیا تھا, کیونکہ اس نے اپنا دورہ جو ہے وہ ڈیلے کر لیا تھا جب تل اویو کے اوپر حملے ہوئے تھے. اس وجہ سے گزشتہ رات اس کا خطاب نہیں ہوا. محمود عباس کا خطاب ہو چکا ہے, لیکن دونوں جو ایڈریسز ہیں محمود عباس کا اور بڑے صہیونی نیتن یاہو کا, اس پر رات کی ویڈیو میں ملا کر بات کریں گے. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.